हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। आप सभी प्यारे से विद्यार्थियों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल के साथ साथ इस वीडियो से मेरा मतलब है कि इस टेस्ट में, ठीक है। हालांकि मेरा जो टेस्ट का जो वादा था, जो मैंने कहा था कि मैं टेस्ट लेके आऊँगा 4 से 5, तो उसको कैसे भूल सकता हूँ। बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की कोई सी भी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है, मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा। आपसे क्षमा चाहता हूँ, है ना, आपकी इस असुविधा के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको लगभग 4 से 5 टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसी की श्रृंखला में आज हमारा दूसरा टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी के टेस्ट भी पूरे कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। आप बनिए रहिए और आप अपनी तैयारी के साथ और मजबूत करिए अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट है, ये आपकी पढ़ाई में जो भी कमी है उसको दिखाएगा और आपको विश्वास दिलाएगा कि आपकी तैयारी एकदम मजबूत है, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करेगा। तो टेस्ट लगाइए, बहुत ज़रूरी है टेस्ट लगाना, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी विलंब के हम हमारा टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट कुछ रैपिड फायर के टाइप से चलने वाला है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। तुरंत आंसर लगेगा। हालांकि मेरे कुछ पिछले वीडियो में मैंने देखा है कि आंसर की तो नहीं दी जाती है, तो कुछ छात्रों को परेशानी हो रही कि यहाँ पे टिक लगाने के बाद जो पीडीएफ मिलता है वहाँ पे टिक लगा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं इस बार इसकी आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, है ना। पीडीएफ के साथ ही आंसर की भी मिल जाएगी आपको, आंसर की भी, तो आप वहाँ से लगा सकते हो, है ना। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1943, 1906, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1945। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1983 में मानकीकरण, ठीक है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है? इसमें कौन सी आनी चाहिए, ठीक है। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? इसमें ई लगा देते हैं ना। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी पाली। कौन सी वियोगात्मक भाषा है? कौन सी वियोगात्मक है? अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण भारत खीड़ी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की? ये खड़ी है ना, खड़ी बोली की बात हो रही है ना, खड़ी बोली, ठीक है। तो मद्रास की रूपायन किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन बी ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी राधा कृष्णन ने। किसने किया था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने किया है ना। मद्रास की रूपायन किसने किया? तो प्रचार सभा का रूपायन अर्थात अध्यक्षता कह सकते हैं, ठीक है, प्रचार। क्वेश्चन नंबर 4। साहित्य के प्रयुक्त भाषा के रूप में भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए?
हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साहित्य के प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो कितने भेद बताए हैं? 2। नामवर सिंह ने 2 भेद बताए हैं। ऑप्शन सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। नमी साधु ने कितने भेद बताए हैं साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर? बी 3। नमी साधु ने 3 भेद बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। निम्न में से कौन सा मार्कंडेय द्वारा किया गया भेद नहीं है? ठीक है, मार्कंडेय ने कितने भेद बताए हैं? 3। ये याद रखना है, मार्कंडेय ने 3 भेद बताए हैं अपभ्रंश के। ठीक है, अब उनमें से कौन सा भेद है यहाँ पे मार्कंडेय का? मतलब मार्कंडेय का नहीं है, बाकी तीनों मार्कंडेय के होंगे। जो नहीं है वो कौन सा है आपको चूज़ करना है। ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी उपनागर या ऑप्शन डी ब्राचड़। कौन सा मार्कंडेय ने नहीं बताया? ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही। नागर, उपनागर, ब्राचड़, ये तीनों भेद मार्कंडेय ने बताए हैं। ठीक है, आचार्य मार्कंडेय ने बताए हैं। पूर्वी ये मार्कंडेय ने नहीं बताया। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? ए आस्कोली, बी वॉन बेड के, सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डी डॉक्टर गिलक्राइस्ट। ठीक है, किसने सुझाया था ये वर्गीकरण का करने की चेष्टा है? किसने सुझाया था सबसे पहले? आस्कोली ने किया था ना। क्वेश्चन नंबर 8, भारोपीय परिवार की भाषा को सतम तथा केतुम 2 वर्गों में किसने बांटा? विलियम्स जोन्स ने, बी बॉन ब्रेटेक्स ने, सी हॉर्नेल ने, डी शालेगल ने किसने बताया? 2 भेद बनाए हैं। बॉन ब्रेट क्रे ने। क्वेश्चन नंबर 9, अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। अस्वीकृत करती थी, इस समिति के अध्यक्ष थे। अस्वीकृत कर दी थी, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद, राधाकृष्णन या नरेंद्र देव? अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। कौन थे अध्यक्ष बताने आपको? ऑप्शन डी नरेंद्र देव ने अस्वीकृत कर दी थी और इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 20। ये कैसा झोल हो गया भाई? झोल हो गया। ये तो 20 से स्टार्ट हो गया। बीच के क्वेश्चन कहाँ चले गए भाई? 10 से लेकर 19 वाला क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। झोल हो गया यार, लगता है भूल गया मैं ना। चलो जाने देते हैं ना, अब शुरू तो कर ही दिया है।
अब ख़त्म भी करते हैं, जो रह गया सो रह गया। ठीक है, लगता है आज 90 क्वेश्चन ही हम लगा पाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए मुझे तहे दिल से खेद है, मतलब मुझे माफ़ करना है ना। चलो अब यहाँ से ही शुरू करते हैं, अभी मतलब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय था। ए ईसा की 8वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा की 11वीं सदी में, ऑप्शन सी ईसा की 10वीं सदी में, ऑप्शन डी ईसा की 6ठी सदी में। तो देवनागरी लिपि के प्रचार का समय कौन सा था, तो बताना है। ईसा की 8वीं सदी थी। क्वेश्चन नंबर 21, यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह कथन शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है। ए पृथ्वीराज रासो, बी हमीर रासो, सी बिसलदेव रासो या डी खुमान रासो। ये कथन है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है, शुक्ल जी के जो भी कथन होते हैं उन्हें आप अच्छे से रट लो। आप 2-2 3-3 बार याद रखो, मतलब उन्हें पढ़ो, लिख कर रख लो, एक डायरी सी बना लो कोट्स की। ठीक है, एक कोट जिस डायरी में पूरे से कोट लिखे हों, और ज़्यादातर तो शुक्ल जी के ही आते हैं। तो शुक्ल जी के तो हर कोट चाहे PYQ में हो, कहीं पे भी हो, आपको याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमाता भी है। PYQ वाले क्वेश्चन ही घुमा के फिर से पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर, क्योंकि शुक्ल जी फेवरेट है हिंदी साहित्य में सबकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथाएं किन रूपों में मिलती है। कथन 1, प्रबंध काव्य के रूप में, गीति काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में, वीर गीतों, बेलेट्स के रूप में। आपको निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, इनमें से किन 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 का वीर गाथाएं, मतलब किन रूपों में वीर गाथाएं मिलती हैं। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, या ऑप्शन डी 2 और 3। सही ऑप्शन क्या है, सी 1 और 4, प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों में वीर गाथाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ना। नेवाज, शकुंतला नाटक, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, सेनापति, कवि कल्पद्रुम, द्रुम द्रुम, डी भिखारीदास, काव्य निर्णय। कौन सा असत्य बताना है आपको ना, भिखारीदास वाला तो सही है। ठीक है, नेवजा, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि सही है। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि सही है। नेवाज का भी शकुंतला नाटक सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये सही नहीं है, सेनापति वाला। कवि कल्पद्रुम इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ किसका है। ए प्राणचंद चौहान, बी पुहकर को कवि, सी सेनापति, या डी हृदय राम डी। कौन सा है, 24 का सी, सेनापति की रचना है। ठीक है, ये काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है, और यहाँ पर क्या है, कवि कल्पद्रुम। ध्यान रखना है ना, ध्रुम ध्रुम से थोड़ा सेम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 का तो भी दिया।
हाँ वो 23 का थे। 1 मिनट, ये डबल हो गया क्वेश्चन फिर से। ये तो लफड़े वाली बात कर ली मैंने। चलो ठीक है, क्वेश्चन डबल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के काव्यखंड नई धारा धारा द्वितीय उत्थान शीर्षक प्रकरण में द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि से निम्न कवियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन किया गया है, निम्न कूट दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, कवियों के बारे में उल्लेख किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कवियों का उल्लेख किया है ये बताना आपको। ऑप्शन ए है BDE, ऑप्शन बी है ABE, या सी है ACD, या डी है BCE। किन किन कवियों का उल्लेख किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए सही होगा, B, D और E। राय देवी प्रसाद पूर्ण सिंह का उल्लेख है, राम नरेश त्रिपाठी का उल्लेख है और रूप नारायण पांडे का उल्लेख है। ठीक है, श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त दोनों का नहीं है। ये रीतिकाल के कवि है, नहीं आधुनिक के ही है। ये बात के कवि है ना, छायावाद के कवि है ये। क्वेश्चन नंबर 26, जीवंत जो नव जरी सो अजरामर होई गुरु उपम ऐसो बिमलमयी सो पर धनो कोई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। जीवंत जो नव जरियु सो अजमरामर होई गुरु उप ऐसो विमलमयी सो सो पर धान कोई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। ये अपभ्रंश के शायद पंक्तियां हैं, तो किसकी है। सरहपा की है, लोयपा की, कणहपा की, या कुकुरिपा की। किस की पंक्तियां है। ये सरहपा की पंक्तियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। भिखारी दास की रचनाएं पहचाननी है। ऑप्शन ए है श्रृंगार निर्णय, रसराज, व्रत विचार। ऑप्शन बी काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास। ऑप्शन सी रस रत्न रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि। या ऑप्शन डी काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोण व पिंगल। देखो, काव्य निर्णय और रस सारांश ये भिखारी दास की रचना है, तो ऑफकोर्स ये भी इनकी ही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, देवकृत सुख सागर तरंग, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है। ए नगेंद्र का, बी मिश्र बंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है। मेरी अगर क्लासेस आपने कंटिन्यू देखी है, पुराने टेस्ट भी देखे हैं, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी यूनिट वाइज टेस्ट की, अगर आपने वो देखे हैं, मेरी बात सुनी है, तो आप लगाओगे आचार्य शुक्ल जी। लेकिन
थोड़ा सा ठहर जाओ। ठीक है, मैंने 70 से 80% बोला था, तो बाकी के जो 30% से 20% है ना, वो नगेंद्र आएगा। मतलब हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, नगेंद्र का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? ए कानंद, बी रसखान, सी आलम या डी ठाकुर। दर्द कहाँ भरा होता है, मतलब किन की रचनाओं में भरा हुआ दर्द? आलम की रचनाओं में भी भरा हुआ है ना, हर बार घनानंद नहीं होते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मिथिली शरण गुप्त की रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है, तो जल्दी से लगाइए। आपके ऑप्शन है भारत भारती, रंग में पंग, साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा। ठीक है, आपको ऑप्शन देने हैं, नीचे कूट दिए गए हैं। ठीक है, ABCD में ऑप्शन आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा रंग में भंग, उसके बाद आएगा भारत भारती, उसके बाद आएगा साकेत, साकेत के बाद आएगा यशोधरा, और लास्ट में आएगा विष्णुप्रिया। ठीक है, BACED ये क्रम होगा हमारा। अच्छा, इनके प्रकाशन वर्ष कौन बताएगा? ऑफ कोर्स आप बताओगे, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए एकावली, बी रंग रस गंगाधर, सी चंद्रलोक, डी काव्य दर्शन या ई व्यक्ति विवेक। ABCD में आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं आपके लिए 1 मिनट इसलिए देता हूँ ताकि आप भी आंसर लगा पाओ, या अगर नहीं लगा पाते हो तो वीडियो पॉज करके ज़रूर आप अपना आंसर लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा डी, हमारा आंसर होगा ए। सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए, और पांचवा आएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सही कथन है? ए काव्य प्रकाश ग्रंथ मम्मट का है, बी वामन ने काव्य हेतु को काव्यांग कहा, सी राजशेखर ने काव्य हेतु को काव्यमताएं कहा, रस गंगाधर ग्रंथ जगन्नाथ का है, दश रूपक ग्रंथ धनंजय का है। इसमें आपको सही बताना है। ABCD में ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन आप खुद ही पढ़ो। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए सही है, काव्य प्रकाश ग्रंथ मम्मट का है। ठीक है, डी भी सही है, रस गंगाधर ग्रंथ जगन्नाथ का है, और दश रूपक ग्रंथ धनंजय का है। क्वेश्चन नंबर 33, कॉलरिज की रचनाएं हैं बायोग्राफिया फियो लिटरेरिया, एड्रेस टू रिलेशन रिफ्लेक्शन, सी द फ्रेंड्स, डी ऑन द यूनिवर्स या पोएटिक्स ई। कौन सी रचनाएं कॉलरिज की है आपको बताने। ABCD में आंसर दोगे आप। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज की है। एड्रेस टू रिफ्लेक्शन ये भी कॉलेज की है। द फ्रेंड्स ये भी कॉलेज की है। ऑन द यूनिवर्स नहीं है। और पोएटिक्स अरस्तू की है। पोएटिक्स अरस्तू की है, सबको पता है, अरस्तू की है ना। क्वेश्चन नंबर 34, आइए रिचर्ड की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए द फेडरेशन ऑफ एस्थेटिक्स, बी साइंस एंड पोएट्री, प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कॉलेज की रचना को क्रम में लगाना है। सारी की सारी कॉलेज की रचना है, लेकिन क्रम में लगाना है हमें। ABCD में आंसर देंगे आप, ठीक है। ठीक है, चलो तो समय नहीं गवाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ABCD में आंसर देना है। यहाँ पे फॉर लिखा है, लेकिन आपको ऑप्शन आंसर डी देना है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब 4। सबसे पहले आएगा द फेडरेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑप्शन डी मीनिंग ऑफ मीनिंग, उसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा बी साइंस एंड पोएट्री, ये चौथे नंबर पर आएगा। और लास्ट वाला प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आएगा 5वें नंबर पर, सबसे लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेटो की रचना नहीं है। रिपब्लिक, इओना, पेरिपोएटिक्स या तेजा। कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? यहाँ पे लिखा ही है अरस्तु, ठीक है। पेरिपोएटिक्स ये अरस्तु की रचना है, बाकी सब प्लेटो की है। रिपब्लिक है और इओना है और पोलिटिया। क्वेश्चन नंबर 36, T.S. इलियट की रचनाएं हैं। सिलेक्टेड एसेज, रिटोरिक, द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड या एस्थेटिक। कौन सी रचना T.S. इलियट की है बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी। ACD सिलेक्टेड एसेज, द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड ये इलियट की है। रिटरिक नहीं है और द एस्थेटिक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रील्यूड 1799 किसकी रचना है? ए अरस्तु की है, बी प्लेटो की है, सी विलियम वुड्स की है या डी लॉन्जाइनस की है। किसकी रचना है आपको बताना है। मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी बताना है ना। आप जैसे ही कमेंट करोगे आपके दिमाग में ये पॉइंट छप जाएगा, ये आंसर सब छप जाएगा। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि मेरा फ़ायदा होगा, इसलिए कि आपका फ़ायदा होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। इसका होगा सी द प्रील्यूड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर 38, मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए लिटरेचर एंड ड्रामा, कल्चर एंड अनार्की,
ऑनार्की, लिरिकल बैलेट्स, एसेज एंड क्रिटिसिज्म या पोएटिक्स इमेज। ABCD में आपको आंसर देना है। यहाँ पे ABCD नहीं दे रखी है, लेकिन आपको ABCD में ही आंसर देना है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ABD। ABD, लिटरेचर एंड ड्रामा, कल्चर एंड अनार्की और एसेज एंड क्रिटिसिज्म, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में आचार्य को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। अरस्तु, प्लेटो, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉन्जाइनस या कॉलरिज। आपको ABCD में आंसर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 दिए रखा है, आप 1 2 3 4 भी लगा सकते हो, ABCD भी लगा सकते हो, ठीक है। उनका क्रम लगाना है ना। इसमें सबसे पहले तो प्लेटो ही आना चाहिए, तो बी कहाँ पे वो देखो, बी 2 जगह पे है, तो ये दोनों ऑप्शन काट दो। इसके बाद उनके चेले कौन है, अरस्तु, तो एक बी के बाद ए दोनों जगह पे है। अरस्तु के बाद लॉन्जाइनस आना चाहिए, लॉन्जाइनस बड़े हैं, सी और डी, डी दोनों जगह पे है। और लास्ट इसके बाद वुड्सवर्थ आएगा, विलियम वुड्सवर्थ, तो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले अरस्तु आएगा, अब प्लेटो आएगा, दूसरे नंबर पर अरस्तु आएगा, लॉन्जाइनस थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज आएगा लास्ट में फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने DSc की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ऑप्शन ए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बॉम्बे विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उस्मानिया विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री हासिल की है, कौन सा विश्वविद्यालय है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से DSc की डिग्री हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीलेट की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं की, ये ध्यान रखना, नहीं वाला, नहीं तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीलेट की डिग्री प्राप्त की, बहुत सारे विश्वविद्यालय। अब इसमें आपको यही पूछा जाएगा कि कहाँ से नहीं प्राप्त की है। आपके ऑप्शन है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय। कहाँ से नहीं प्राप्त की है। सिंपल, अभी हमने बात की ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc की डिग्री प्राप्त की है। देखो DSc की डिग्री प्राप्त की है, तो यहाँ से डीलेट की तो प्राप्त नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन नंबर 49, भीमराव अंबेडकर ने डीलेट की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की। सेम क्वेश्चन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जाति का विनाश पुस्तक का प्रकाशन वर्ष।
ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938 या ऑप्शन डी 1939। कब प्रकाशित हुई थी? 1936 को प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी थीसिस का विषय क्या था? उन्होंने पीएचडी की थी तो उनके थीसिस का विषय क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी द एवोल्यूशन ऑफ अ प्रोविंशियल finances in British India, option C the problem of the rupee, inter's origin and intercirculation। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल finances इन ब्रिटिश इंडिया क्या विषय था उनका। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डीएससी थीसिस का विषय क्या था? ऑप्शन वही है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन वही है जो पीछे पढ़े आपने, लेकिन यहाँ पे डीएससी है, वो पीएचडी था। The problem of the rupee interest origin in intercirculation solution 1946 की मृत्यु की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? डेनियल बेल, जॉक देरिदा, रोलो बार्थ या इलियट ने। मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? किसने की थी? जॉक देरिदा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? ये मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? जॉक देरिदा ने। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? डेनियल बेल, लॉयन ट्रेनिंग, रोला बार्थ या इलियट ने। किसने की थी? रोला बार्थ ने की थी लेखक की मृत्यु। लेखक का अंत की घोषणा किसने की थी? लेखक के अंत की घोषणा डेनियल बेल, लॉयन ट्रिपिंग, रोला बार्थ या इलियट, किसने की? सॉरी, तो हम कहाँ थे? लेखक के अंत की घोषणा किसने की थी? तो लेखक के अंत की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन बी आएगा, लॉयन टीलिंग ने की थी लेखक के अंत की घोषणा। विचारधारा का अंत की घोषणा किसने की थी? विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की थी? ठीक है, यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन ए आएगा डेनियल बेल, लॉयन टीलिंग या रोला बार्थ या इलियट। ऑप्शन वही है, ठीक है, आपको चूज करना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए
डेनियल बेल ने विचारधारा का अंत कहा है। क्वेश्चन नंबर 50, सतपुड़ा के जंगल कविता में आए नामों को कविता में आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। पहले कौन आया था? मच्छर आया था, जिगर आया था, सांप आया था, हिरण आया था, मकड़ी आया था, कौन आया था? ठीक है, ये 5 आपको पॉइंट दे रखे हैं कूट, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। आपके ऑप्शन होंगे ABCD में देना है आंसर, या फिर आप 1 2 3 में भी दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से चूज़ कीजिएगा। सी, ऑप्शन थर्ड थी सी, सबसे पहले आएगा सी, सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद ई आएगा। ठीक है, ई के बाद आएगा ए, ई के बाद ए आएगा, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा डी, बी के बाद आएगा डी। ठीक है, इसका मतलब हो गया सी, ई, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 51, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? ऑप्शन ए आशा, बी श्रद्धा, बी आशा, सी लज्जा या डी आनंद। किस सर्ग से है ये पंक्ति? पंक्ति बतानी है आपको कौन सा सर्ग है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी लज्जा सर्ग। लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही विलोकित मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु किस कांड की पंक्तियां हैं? ये रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किस काल खंड मतलब किस कांड की रचना है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए अयोध्या, बी उत्तरकांड या सुंदरकांड या अरण्यकांड। कौन से कांड की रचना है ये? किस कांड की पंक्तियां हैं आपको बतानी है। ऑप्शन बी उत्तरकांड की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, कथन ए, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजयी समर। बी, हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है पवन चार। सी, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुए लीन। डी, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल। आपको ABCD में आंसर देना है। ठीक है, कौन क्रम, उनका सही क्रम कौन सा है? ABCD में आंसर देना है, जल्दी से लगाएंगे। ठीक है, पॉज करके अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। उसके बाद बी आएगा, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, बी के बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, प्रिय प्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई। प्रिय प्रवास महाकाव्य के विषय में यह कथन किसका है?
ए रामचंद्र शुक्ल, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी और बच्चन सिंह या रामचंद्र तिवारी। किसका कथन है महाकाव्य होने की न्यूनता दूर हो गई? कौन सा है? बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। क्वेश्चन नंबर 55, यह द्वीप अकेला कविता में कवि द्वीप को क्या कहा गया है? ए शक्ति, अयुति, स्वयंभू, ब्रह्म या कोटि। ये सब इनके नाम है पर्यायवाची, ठीक है। द्वीप को क्या कहा गया है? आपको ABCD में आंसर देना है, ठीक है। आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर देना है कौन सा सही है, ठीक है। वीडियो पॉज करके अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन बी, ठीक है, या 2 BCD ये सही होंगे। अयूत, स्वयंभू या ब्रह्म, ये अकेली कविता अकेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती भगवान, भारतवर्ष में गूंजे हमारी हो, भाद्रभवो भद्वाविनी, वह आती है सीतापते गीता मते, भारती भागवते गीता मते। उपयुक्त मंगलाचरण कौन सी रचना का है? ए भारत भारती, बी प्रिय प्रवास या साकेत या कामायनी। किसका है ये मंगलाचरण? भारत भारती का है। क्वेश्चन नंबर 57, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ फैला? मनोहर गिर, हिमालय और गंगा जल जहाँ संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है यह कौन सा? भारतवर्ष है। उपयुक्त भारत भारती में अतीत खंड का चित्रण है। ए हमारे पूर्वज, बी आदर्श, सी भारतवर्ष की श्रेष्ठता या आर्य स्त्री। सी भारतवर्ष की श्रेष्ठता। क्वेश्चन नंबर 58, जल्दी से पढ़िएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध, कमायनी से उधरत। इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग मनु श्रद्धा का कथन, या श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। क्या सही होगा? 58 का डी, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा द्वारा प्रत्युत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 59, मोह कह फूल भई जस काटे, द्विजिष्ट परतंतन लगा ही चाटे, भर जोबन हुई नारंग साख, सुआ बिरह अब जाई ना राख। उपयुक्त पंक्ति सुआ शब्द का अर्थ क्या है? सुआ शब्द का अर्थ क्या है? ए मैना, बी तोता, सी भ्रमर या डी हंस। सुआ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है आपको, तोता। क्वेश्चन नंबर 60, तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है जिसे सांप्रदायिक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है? देवव्रत, रणवीर, शाहनवाज या
का इकावल सिंह कौन है? रणवीर सिंह है ना। क्वेश्चन नंबर 61, दया उनकी मुझ पर अधिक वृत्त से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इनमें से कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेंबे वही दया से कृपा से, झुमा रति से छिपावे बूरों को भले प्रतीति से। उपरोक्त पंक्ति देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में किसकी है? ए बच्चन सिंह, गौरी दत्त, रामचरण शुक्ल या राजेंद्र तिवारी? किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है ये? गौरी दत्त शर्मा की रचना है, पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन से किस पात्र का संबंध राग दरबारी उपन्यास से नहीं है? रंगनाथ का, लंगड़ का, गयादीन का या सलामत अली का? किसका राग दरबारी उपन्यास से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62 है ना, ये 61 लिखा है, 62 है। 62 इसका सही होगा सलामत अली। सलामत अली राग दरबारी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में किस शहर का वर्णन नहीं है? मेरठ का, बुलंदशहर या हापुड़ या काशी का? किसका वर्णन नहीं है? नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा। काशी का वर्णन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 64, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में जगह का नाम दिया गया है, मतलब गांव का नाम, दूसरी तरफ उपन्यास का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको मिलान करना है। मेरीगंज मेलाचल, राग दरबारी शिवपालगंज, गोदान सेमरी, बेलारी सेमरी 2 गांव होते हैं। बचा गया है तरती घोड़ेवाहा का गांव। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 1 2 सॉरी 2 1 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दमन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। उपयुक्त उपन्यास की भूमिका में मेलांचल, धरती धन्ना अपना, जेठानी या मानस का हंस? धरती धन्ना अपना। क्वेश्चन नंबर 60, कलाकार या लेखक का यश करो ढोल होता है जिसकी गूंज दूर दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास की है? ए गोदान, बी झूठा सच या राग दरबारी या तमस? किसका कथन है ये कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको एक एक बार और देख के जाइएगा, है ना। कथन वाले क्वेश्चन एक बार देख कर जाइएगा। 66 का सही आंसर होगा बी झूठा सच में। क्वेश्चन नंबर 67, भीष्म साहनी के उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। झरोखा, कुंतो, बसंती, कड़िया या नीलू, नीलिमा, नीलोफर? क्रम लगाना है। ये सारी रचनाएं हमारे कवि उपन्यासकार भीष्म साहनी की है। सही कथा है, आपको लगानी जोड़ी ABCD में आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले ए आएगा, झरोखा, डी कड़िया, कड़िया है ना। फिर सी, ये 2 आएगा ना, सी का तीसरा आएगा, बी कुंतो ये चौथा आएगा, और ये नीली नीलमरो नीलोफर ये
5 में आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिसमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए नहीं है। ठीक है, जो भी उपयुक्त पंक्ति गोदान में किस पात्र की है? मालती, मिस्टर मेहता या राय साहब या संपादक ओंकार नाथ? किसकी है ये पंक्तियाँ? बी, मिस्टर मेहता की पंक्तियाँ हैं ये। क्वेश्चन नंबर 69, अब इसका आंसर लगाओ तब तक लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, तो पात्रों को तत्संबंधित उपन्यास के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अंतर्गत अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको पहले उपन्यास पता करना है। यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं, उनसे आपको उपन्यास पता करना है। फिर उपन्यास पता करके आपको ये पता करना है कि सबसे पहले उपन्यास कौन सा प्रकाशित हुआ था, उसके हिसाब से क्रम लगाना है। ठीक है, हमारे पास ब्रज किशोर है, ये परीक्षा गुरु का पात्र है। ठीक है, परीक्षा गुरु का पात्र है ये। ठीक है, ये सर्व सुख लाल, ये हमारी देवरानी जेठानी का पात्र है। उसके बाद है मालती हमारी गोदान की पात्र है, और या फिर गैंग्रीन की हो सकती है। उसके बाद कमली हमारे मेला आंचल की पात्र है। ठीक है, और अघोर भैरव ये बाणभट्ट की आत्मकथा। तो सबसे पहले तो आना चाहिए परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी पहले आएगा ना, कि परीक्षा गुरु पहले आएगा? कौन सा पहले आएगा ये बताओ पहले। हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, देवरानी जेठानी सबसे पहले आएगा, फिर परीक्षा गुरु आ जाएगा। परीक्षा गुरु के बाद हमारा गोदान आ जाएगा। ठीक है, गोदान के बाद आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। मेला आंचल 1954 की रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये भी 1954 की है ना शायद, नहीं 46 की, 1946 की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। गोदान 1936 की रचना है। ठीक है, देवरानी जेठानी 1970 की रचना है, 1870 की रचना है, और परीक्षा गुरु 1882 की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हृदय में जितनी जगह है पास में उतने पैसे तो नहीं। उपरोक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए राही, आकाशदीप, सी अपना अपना भाग्य, या कोशिका खटवार। ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट है ना, रैपिड फायर हो रहा है भाई। ऑप्शन सी, धरती तन्ना अपना। क्वेश्चन नंबर 71, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए सोजे वतन, बी प्रेम पूर्णिमा, सी मानसरोवर भाग 1 या मानसरोवर भाग 2। किस कहानी संग्रह में संकलित है आपको बताना है। ऑप्शन ए सोजे वतन में है ना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। क्वेश्चन नंबर 72, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी से क्या बनाना चाहती है? ए चूल्हा, बी खेत, कमरा या घर। क्या बनाना चाहती है? चूल्हा बनाना चाहती है, ताकि उसके बेटे को खाना बनाकर खिला सके, क्योंकि उसका जो छोटा सा पोता है ना, वो कहता है कि मुझे हमारे पुराने घर के चूल्हे से बनी रोटी ही खानी है, तो इसीलिए वो वहाँ से मिट्टी ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से संबंध में उपरोक्त कथन है। भावदेव पांडे
लक्ष्मी सागर वैष्णवी, गोपाल राय या रामचंद्र शुक्ल, किसकी है? पंक्ति फिर से पढ़ता हूँ। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, किसका कथन है ये? बी, लक्ष्मी सागर वैष्णवी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, राही नामक कहानी में राही ने क्या चोरी किया था? ए पैसे, बी बिस्किट की चोरी की थी, या अनाज की गठरी, सोने चांदी की, अनाज की गठरी की चोरी की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से दुलाई वाली कहानी में किस शहर का वर्णन है? ए मिर्ज़ापुर, बी कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, इंदौर। किन किन शहरों का वर्णन किया गया आपको सही बताना है। आप ABCD में आंसर दोगे या 1 2 3 में आंसर दे सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन नंबर और आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। A, B और D, A, B, D सही होगा। ठीक है। मिर्ज़ापुर का कथन मतलब वर्णन है, कलकत्ता है और आगरा, दिल्ली और इंदौर का कोई लेना देना नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 76, ईदगाह कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? ऑप्शन ए मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 2, भाग 3 या भाग 4। मानसरोवर के कौन से भाग में है ईदगाह कहानी? कहाँ पे संग्रहित है? मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 77, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की नायिका दिलफरेब किस शहर में रहने वाली थी? देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछता रहता है ना, शहरों के नाम पूछ लेता है। कहानी में जो शहर होते हैं मुख्यतः ऐसे जो बहुत मुश्किल होते हैं आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे सवाल पूछ लेता है ना, क्योंकि UGC को भी पता है कि ये कठिन सवाल है, मतलब कठिन शहर के नाम है, तो हर कोई याद नहीं कर पाएगा। तो आप हर कोई में नहीं आना चाहिए, आप स्पेशली होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन ए दीनोसाबाद, मीनोसाबाद या मिर्ज़ापुर या फरीदाबाद, क्या नाम है? नाम होगा एकदम मीनोसबाद। क्वेश्चन नंबर 78, एक टोकरी पर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार किस बात से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल जाता है? बुद्धि, गहन, धन या प्रकृति में से कोई नहीं। मतलब किसकी वजह से वह अपनी बुद्धि खो देता है और निर्दयी हो जाता है ना? सी, धन की वजह से घमंडी हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कहानी में आए स्थान प्रदेश के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है ना, कहानी में किन किन शहरों का नाम आया है आप उनके हिसाब से उनको सुमेलित करना है। ठीक है। पीछे हमने एक कहानी की तो बात कर ली थी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, वो कहाँ है? मीनोसवाद, तो इसका तो पहला होगा। दुलाई वाली में नननपुर नहीं, उसने कहा था अमृतसर की बात हुई थी ना, उसने कहा था। सबसे पहले तो हम सी का पहला देखते हैं ना, सी का पहला 2 जगह पर है, हमें पता है ना, 2 तो दोनों में देखेंगे। अब उसके बाद उसने कहा था अमृतसर है। दूसरे का चौथा देखते हैं, दूसरे का चौथा पहले में, ऑप्शन ए 79 का ऑप्शन ए आएगा, मतलब पहले का तीसरा आएगा। दुलाई वाली मुगल सराय की बात होगी, और तीसरी कसम नैननपुर। क्वेश्चन नंबर 80, चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाना है, पहले मगध सम्राट का विलास कनन, सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम, कानन पथ पर अलका या पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, तक्षशिला में गुरुकुल का मठ। आपको सही क्रम में लगाना है। सही क्रम कौन सा है? ठीक है, एकदम सही क्रम लगाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। 4 सबसे पहले आएगा ई, तक्षशिला में गुरुकुल का मठ।
सबसे पहले आएगा ई, है ना। उसके बाद आएगा ए, मगध सम्राट का विलास कनन। उसके बाद आएगा डी, पाटलिपुत्र में भग्न कुटीर। उसके बाद आएगा सी, चौथा, कनन पथ पर अलका। और फिर आएगा बी आएगा, है ना, सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। क्वेश्चन नंबर 81, गुरु महंत अपने शिष्य नारायण दास को कौन सी दिशा में भिक्षा लेने भेजता है? ए उत्तर दिशा, बी पश्चिम दिशा, या पूरब दिशा, या उत्तर पूरब, कौन सी दिशा में भेजता है? सी, पूर्व में भेजता है नारायण दास को और पश्चिम में भेजता है गोवर्धन दास को। क्वेश्चन नंबर 82, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। अंधेर नगरी नाटक के यह संवाद किस पात्र का है? नारायण दास, गुरु महंत, गोवर्धन दास, या जात वाला ब्राह्मण, जात बेचने वाला ब्राह्मण। बी, गुरु महंत का ये संवाद है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चौथे क्रम में सबसे पहले कौन आया था, है ना? रोग, मदिरा, आलस्य, अंधकार, कौन आया था चौथे अंक में? सबसे पहले से बाद के क्रम में लगाना है ना। इसका सही आंसर होगा सी, सबसे पहले आया था रोग। ठीक है, रोग आया था। रोग के बाद आया था आलस्य, आलस्य के बाद आया था मदिरा, आलस्य के बाद मदिरा, फिर अंधकार आया था। क्वेश्चन नंबर 84, भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। ऑप्शन ए आएगा, लरी बेदी जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई, जवान सेन पुनि भारी। बी, रोवहु सब मिलके आवह भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सी, अंग्रेज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात है अति ख्यारी। सबके पहले जेई ईश्वर दबह बन, दिनों सबके पहले जो ही सभ्य विधाता कीनो। जहाँ भर शाक्य हरिचंद्रू नहशु, ये याति श युधिष्ठिर राम बसु सर्वपार्यति। आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। ABCD में आंसर दोगे या फिर 1 2 3 में आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो। और ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी या 2। ठीक है, पहले बी आएगा। ठीक है, फर्स्ट पे बी आएगा, बी के बाद आएगा डी आएगा। ठीक है, डी के बाद आएगा हमारा ई आएगा, ई के बाद आएगा ए, और लास्ट में होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, अंधा युग नाटक में अंतराल शीर्षक का नाम क्या है? पंख, पहिए, पट्टियाँ, पंख, हवा और रथ, प्रभु की मृत्यु, या अंधा युग। क्या है? पंख, पहिए और पट्टियाँ अंतराल है, बीच में 2 अंतराल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बच्चन सिंह के अनुसार अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह कथा ज्योति की है जो अंधों के माध्यम से है। बी, वास्तविक यह तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं। बी, अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है, या भारतीय के मूल्यों के तलाश में 3 नाम दिए गए हैं, साहस, स्वतंत्रता और सृजन। या ई, अंधा युग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। तो आपको सत्य कथन का चयन करना, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
इसका ऑप्शन ए आएगा, ए बी डी, ए बी डी सही है। ठीक है, यह ज्योति की है अंधों के माध्यम से बताया गया है, और वास्तव में यह तनाव का नाटक नहीं, संघर्ष का नाटक है। मतलब तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं है, और डी सही है। ठीक है, भारती ने मूल्यों की तलाश में 3 नाम दिए हैं, साहस, स्वतंत्रता और सर्जन। क्वेश्चन नंबर 87, स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन है। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 33 दृश्य है। ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 में हुआ था। ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 6 दृश्य हैं। ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक है। ऑप्शन ई, स्कंदगुप्त नाटक के चौथे अंक में 5 दृश्य हैं। आपको ABCD में आंसर देना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BCD, BCD। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 में हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 6 दृश्य है, और स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पथ मात्रगुप्त, उज्जैनी में गुप्त, अवंती में दुर्ग में से देवसेना विजया जयमाला, अंतःपुर का द्वार या नगर प्रांत के पथ। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से क्रम में लगाना सीखें। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आपके नंबर काटते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा ई। ठीक है, नगर प्रांत के पथ पर। उसके बाद ए आएगा, पथ में मात्रगुप्त मिला। ठीक है, मात्रगुप्त को मिलने के बाद हमें डी, अंतःपुर में चला गया। ठीक है, मात्रगुप्त मिला, फिर अंतःपुर में चला गया। अंतःपुर में जाने के बाद वह अवंती के दुर्ग में देवसेना और जयमाला और विजया से मिलता है। ठीक है, जयमाला विजया से मिलता है देवसेना के साथ, और फिर उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ आपको पात्र दिए हैं, दूसरी तरफ उनके जो पद दिए हैं ना, कहानी में जो भी पद हैं वही उनके नाम दिए गए। आपको सही आंसर लगाना है, सही पद बताने हैं आपको। इसका सही होगा बी। ठीक है, पहले का थर्ड, शकटार गंध का मंत्री है, मगध का मंत्री है। गंध नहीं है ना, यहाँ पे मगध आएगा, मगध। ठीक है, मगध का मंत्री है। और दूसरा बी का दूसरा आएगा फिलिप्स, ये सिकंदर का छत्रप है, सिकंदर का छत्रप है। और पहला सी का पहला आएगा देवदत्त नागदत्त, ये तक्षशिला का राजकुमार है। एक मिनट, ये आम्बिक है ना, ये तक्षशिला का राजकुमार है, और देवदत्त मालवा का गण के पदाधिकारी हैं।
ऑप्शन सी सही होगा, है ना। ऑप्शन सी सही होगा हमारा, बी नहीं, सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, मजदूरी और प्रेम निबंध में निम्नलिखित में से सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ब्रह्म ज्ञान, कबीर और रैदास का शूद्र होना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गढ़ना, गुरु रैदास और भगवान शिव का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, जॉन ऑव और आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, या अकबर का अपने रंग महल में चटाई बुनना। क्या है मजदूरी और प्रेम में निबंध की सच्ची फकीरी? आपको ABCD में आंसर देना है, ठीक है। आप अपना टाइम लीजिएगा फुल, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ACD। ब्रह्मा ज्ञान, कबीर और रैदास का शूद्र होना, ठीक है। गुरु रैदास और भगवान शिव का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, जॉन ऑव आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, ये शुद्ध सच्ची फकीरी है। क्वेश्चन नंबर 91, शिव मूर्ति निबंध में निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति का उल्लेख है? धातु की मूर्ति, मृत्तिका की मूर्ति, गोबर की मूर्ति, चांदी की मूर्ति या पीतल की मूर्ति? कौन सी मूर्तियों का वर्णन किया गया है? ठीक है, आपको ABCD में आंसर देना है, ठीक है। आपको ABCD में आंसर देना है, या 1 2 3 में भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ACD। ठीक है, धातु की मूर्ति है, गोबर की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, पीतल और मृत्तिका की मूर्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलाकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप आ गिरे। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से है? एक, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, मजदूरी और प्रेम, या उत्तरा फाल्गुन के आसपास और शिव शंभू की चिट्ठी? सीधा सा लगता है कि ये किस तरफ से इशारा कर रहा है? मजदूरी और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 93, मजदूरी और प्रेम निबंध में कौन सा शीर्षक से लालो और भागो नामक व्यक्ति का उल्लेख है? ए, हल चलाने वाले के जीवन, बी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, मजदूरी और कला, या मजदूर की मजदूरी? क्या है? आप अपना टाइम ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी से आंसर लगा के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना टाइम ज़रूर लीजिएगा। मजदूर की मजदूरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, वे बाल मुकुंद गुप्त वे शब्दों के अनुपरखी थे। हिंदी के साधारण शब्द उनके वाक्यों में नई अभिव्यंजना शक्ति से दीप्त होते थे। उनके काव्यों में सहज बकपन रहता है। उपमान ढूंढने में उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। व्यंग्यपूर्ण गद्य में उनके उपनाम विरोधी पक्ष को परम हास्यास्पद बना देते हैं। उपरोक्त पंक्ति बाल मुकुंद गुप्त के विषय में किस आलोचक की है? ए, बच्चन सिंह, बी, रामविलास शर्मा, सी, शुक्ल जी, या रामचंद्र तिवारी? किसकी पंक्तियां हैं ये इतनी बड़ी? अपना टाइम लेके आप ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन लगाना है। अपना टाइम ज़रूर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार किसका कहना है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है, उन उंगलियां ही उंगलियों के ही बल से संभव है हम जगत को जीत ले। उंगलियों में ही इतनी शक्ति है कि हम जगत को जीत सकते हैं, ठीक है। किसने कहा है? मलुकदास ने कहा है, गुरु नानक ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, जापानी तत्वज्ञानी ने कहा है।
किसने कहा है? बी, गुरु नानक ने कहा है ना। क्वेश्चन नंबर 96, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे पास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। उपरोक्त में पंक्ति में से निबंध किसने बंद का है? ए शिवमूर्ति, बी मजदूरी प्रेम, उत्तर फाल्गुन या शिव शंभू की चिट्ठी। बी मजदूरी और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 97, संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना के द्वितीय अध्याय में कितने प्रकरण हैं? ए 2, बी 3, सी 9 या डी 7? कितने प्रकरण हैं? ये प्रकरण भी अगर हो सके तो आप याद करने की कोशिश करना। याद करने की कोशिश ना करो तो भी एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है ना। ये प्रकरण भी एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। इसका आएगा 7 प्रकरण है ना। ऑप्शन डी 7 प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 98, जैन धर्म बौद्ध धर्म शीर्ष प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय से संकलित है? ए प्रथम, बी तृतीय या सी तृतीय या डी चतुर्थ? कौन से प्रकरण से हैं ये? जल्दी से बताइए। ये प्रकरण आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। बी द्वितीय अध्याय से है। सिख धर्म, इस्लाम धर्म और शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय से है? ए प्रथम, बी द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन से है? डी चौथे से है ना। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट है ना। हालांकि 100 नहीं कह सकते क्योंकि 10 क्वेश्चन मिस हो गए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना के चतुर्थ अध्याय के प्रकरणों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, शिक्षा में क्रांति या हिंदू ने भी नॉर्थवेस्टर्न? बात के पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपको। ए बी सी डी में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जल्दी से दीजिएगा, आप अपना टाइम भरपूर लीजिएगा। मैं जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और आज लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले आएगा सी के बाद आएगा डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, ठीक है। सी, डी, ए और बी। शिक्षा क्रांति, ठीक है। हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। ओके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि आप का जो सपोर्ट है, हालांकि कुछ खास नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ छोटा सा मतलब थोड़ा सा देख के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस टाइम पास हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि मोबाइल से ऐसे रिकॉर्ड करके जो होता है उसमें क्वालिटी कम होती है ना, एकदम प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो उनको लगता है कि बस ऑथेंटिक नहीं होगा और कहीं गलत सलत पढ़ा दिया जाएगा, मतलब लगा दिया जाएगा टेस्ट में तो उनके नंबर कट जाएंगे, ऐसा लगता है। तो अब क्या ही कह सकते हैं उनको, क्योंकि मैं जितना भी बोलूँगा उनको लगेगा हमेशा झूठी है। जिनको सही लगता है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बदौलत मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं और ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए लेकर आऊं। क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे तभी मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और कुछ करूंगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर डिमोटिवेशन होता है, तो फिर और कुछ करने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, चलो आज अभी तो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने तक तो जितना मैंने जो बोला है वो तो करूँगा, ठीक है। अब चाहे व्यूज़ आते हैं या नहीं आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना वादा कर दिया तो कर दिया, पूरा करके रहेंगे। उसके बाद क्या करना है वो देखेंगे अब सब्सक्राइबर के हिसाब से, क्योंकि अभी तक 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए। मैंने कहा था जल्दी से करवा दो, लेकिन ठीक है, चलो फिर अलविदा। फिर मिलेंगे। अभी 2 टेस्ट और बाकी है ना, 4 तो कंपलसरी है, 5वां ऑप्शनल है। हो गया तैयार तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, धन्यवाद।